नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सभी का तहे दिल से स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, आप इस वक्त सुन रही हैं आवाज आरजे गौरी की और यहाँ पर आप ट्यून इन कर चुके हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को। दोस्तों, इस शो में हम सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE की तरफ से फेसबुक अपडेट्स और साथ ही विकलांग व्यक्तियों से जुड़े ट्रेनिंग्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप विशेष तौर पर प्यार करते हैं, ये साफ जाहिर होता है आपके फीडबैक से। आपका फीडबैक हमें समय समय पर मिल रहा है, कमेंट्स के रूप में, आपके ईमेल्स के रूप में और साथ ही फेसबुक के मैसेजेस के रूप में। दोस्तों, आप रेडियो उड़ान के तमाम प्रोग्राम्स जो महत्वपूर्ण जानकारी से भरपूर होते हैं, एंटरटेनमेंट से भरपूर होते हैं, आप काफी सुनते हैं, काफी सराहना भी करते हैं। आप ये शोज लाइव सुनते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या आप रेडियो उड़ान को लाइव सुनते हैं ट्यून इन, एलेक्सा या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग एप्स पर। दोस्तों, अगर आपने रेडियो उड़ान की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो कृपया फटाफट से इसे डाउनलोड कर ले। आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से इसे जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारा कोई शो मिस कर देते हैं या हमारे शोज के पुराने एपिसोड्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, उन्हें फिर से सुनना चाहते हैं, तो इन शोज को हम अवेलेबल रखते हैं हमेशा ही हमारे YouTube चैनल पर। तो आप बस जाएं, YouTube पर सर्च करें रेडियो उड़ान, टाइप करें अपनी फेवरेट शो का नाम और साथ ही पाइए उस शो के तमाम एपिसोड्स रेडियो उड़ान के चैनल पर। साथ ही रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि रेडियो उड़ान से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको हम टाइम टू टाइम साझा करते रहें, जिसके लिए हम फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस जानकारी को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, ताकि शोज के बाद भी आपका और हमारा साथ बना रहे। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करने का। आइए, हर बार की तरह आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी हम करेंगे न्यूज हेडलाइंस सुनकर, जिससे हमें पता चलेगा कि आज के शो में हमने कौन सी न्यूज की है कवर। तो बिना समय गवाए आइए सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस। भारत का पहला पूर्ण रूप से सुलभ इंडोर नेविगेशन ऐप हुआ लॉन्च। नीट क्रैक करने के बाद भी नहीं मिला MBBS में एडमिशन, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट ने एम्स को दिए निर्देश। BBC के विकलांग पत्रकार ने विमान के फर्श पर शौचालय में जाने के लिए मजबूर होने के बारे में किया पोस्ट। CJI ने कहा, न्याय व्यवस्था दिव्यांग बच्चों की परेशानियां समझे। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने विकलांग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु नीति सुधारों पर डाला प्रकाश। सुनेंगे फिल्म बर्लिन के बारे में, सुनेंगे NCPDP राष्ट्रीय हेल्पलाइन के बारे में। रेडियो उड़ान लेकर आए हैं मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पेजेंट। PM के कार्यक्रम में आएंगे दिव्यांग खिलाड़ी, यूपी के पहले दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम की देंगे सौगात। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आइए अब पहली खबर सुनते हैं, जो है भारत के पहले पूर्ण रूप से सुलभ इंडोर नेविगेशन ऐप के बारे में। भारत का पहला पूर्ण रूप से सुलभ इंडोर नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान यानी PDUNIPPD में भारत का पहला इंडोर नेविगेशन एप्लीकेशन लॉन्च किया।
मैत्रेयी कॉलेज के सहयोग से क्योर इंडिया द्वारा विकसित कैनरी इंडोर नेविगेशन ऐप का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से दृष्टिबाधित और बुजुर्गों के लिए सुलभता को बढ़ाना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये नवाचार समावेशी स्थान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कैनरी ऐप इस बात का प्रमाण है कि कैसे प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन ला सकती है और सभी के लिए सुलभता बढ़ा सकती है। ऐप के लॉन्च से PDUNIPPD भारत का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन चुका है जो पूरी तरह से सुलभ इंडोर नेविगेशन प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को जटिल वातावरण में आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने की क्षमता मिलती है। डेवलपर्स ने इस बात पर जोर दिया कि कैनरी अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एक्सेसिबिलिटी तकनीक में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरता है। विकलांगता की रोकथाम और पुनर्वास में अग्रणी संगठन क्योर इंडिया ने कहा कि कैनरी ऐप शारीरिक सीमाओं की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक सशक्तिकरण और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के अपने मिशन के साथ संरेखित है। ये पहल तकनीकी नवाचार के माध्यम से वास्तविक दुनिया की पहुंच चुनौतियों का समाधान करने में शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एम्स को MBBS एडमिशन से जुड़े एक अहम केस में निर्देश दिए हैं और कहा है कि MBBS में दाखिला लेने वाले विकलांग उम्मीदवारों की जांच के लिए बने मेडिकल बोर्ड में एक विकलांग डॉक्टर को शामिल करना जरूरी है। अदालत के इस फैसले के बाद 1 अक्टूबर को नई रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। अब इस मामले पर अगला फैसला मंगलवार तक आने की संभावना है। ये मामला कबीर पहाड़िया नामक एक उम्मीदवार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने नीट की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी, लेकिन उनकी शारीरिक विकलांगता के आधार पर उन्हें MBBS में प्रवेश देने से वंचित कर दिया गया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एम्स के एक मेडिकल बोर्ड ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए अयोग्य करार दिया था। ये बोर्ड उस समय विवाद में आया जब पाया गया कि उसमें किसी भी विकलांग डॉक्टर को शामिल ही नहीं किया गया था, जबकि वर्ष 2022 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS ने आदेश दिए थे कि विकलांगता प्रमाणन बोर्ड में एक विकलांग डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। इसी कारण कोर्ट ने बोर्ड में विकलांग डॉक्टर की नियुक्ति का निर्देश दिया था। दोस्तों, मामले में मौजूद कबीर को बाइलैटरल अपर लिम्ब डिसेबिलिटी है, जिसके चलते उसके बाएं हाथ की 3 उंगलियां और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। उनके बाएं पैर की भी 2 उंगलियों का विकास अधूरा है। हालांकि कबीर पूरी तरह से अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं। वो फुटबॉल खेलते हैं, स्केचिंग करते हैं और जूते के फीते भी खुद बांध सकते हैं। कबीर के पिता मनीष पहाड़िया का कहना है कि उनके बेटे की विकलांगता का उसके दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मेडिकल बोर्ड इसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी मानता है, जिससे उसकी मेडिकल पढ़ाई में अयोग्यता का निर्णय लिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कबीर ने 10वीं कक्षा में परीक्षा में 91.5% और 12वीं कक्षा में 90% अंक हासिल किए थे। नीट परीक्षा में उन्होंने 720 में से 542 अंक हासिल किए हैं और इन सभी परीक्षाओं में उन्होंने बिना किसी स्क्राइब की मदद से अपने हाथों से खुद उत्तर लिखे हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं लंदन से। BBC के एक पत्रकार ने वारसॉ, पोलैंड से उड़ान भरने के बाद अपने भयावह अनुभव का विवरण दिया है, जिसके दौरान उन्होंने दावा किया है कि उन्हें विमान के शौचालय तक पहुंचने के लिए एयरलाइंस के फर्श पर रेंगना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई भी व्हीलचेयर सुविधा नहीं थी। BBC सुरक्षा संवाददाता फ्रैंक गार्डनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर पोस्ट की।
उसमें उनके पैर विमान के फर्श पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो सोमवार को LOT पोलिश एयरलाइंस द्वारा संचालित लंदन वापस जाने वाली उड़ान पर थे। उन्होंने बताया कि शौचालय तक पहुंचने के लिए फर्श पर उन्हें रेंगना पड़ा क्योंकि हमारे पास ऑन बोर्ड व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है, ये एयरलाइंस की नीति है, ऐसा उन्हें बताया गया। उन्होंने कहा कि यदि आप विकलांग हैं और आप चल नहीं सकते हैं तो ये भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केबिन क्रू मददगार था और उन्होंने एयरलाइंस को दोषी ठहराया और कहा कि जब तक वे अपनी नीति नहीं बदलते तब तक वे फिर से इस एयरलाइंस के साथ उड़ान नहीं भरेंगे। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं CJI DY चंद्रचूड़ की। CJI DY चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि न्याय व्यवस्था को दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को समझना चाहिए। मेरी 2 दिव्यांग बेटियां हैं जिन्होंने मेरी दुनिया देखने के नजरिए को बदल दिया है। CJI बाल संरक्षण पर 9वें नेशनल एनुअल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे जिस समय उन्होंने ये टिप्पणी की। CJI केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और जस्टिस नागरत्ना ने दिव्यांग व्यक्तियों पर हैंडबुक जारी की। ये समाज को सही शब्दावली का इस्तेमाल करने में मदद करेगी। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून दिव्यांग बच्चों की कमजोरी को स्वीकार करता है, उसके लिए भी कानून है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव अक्सर सीमित होता है। विकलांगता लिंग, जाति और आर्थिक स्थिति के साथ मिलकर और भेदभाव पैदा करती है। CJI ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में पुलिस से लेकर हाई कोर्ट के रूम तक दिव्यांग बच्चों की परेशानियों को समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को शारीरिक चुनौतियों के साथ साथ समाज में मौजूद गलत धारणाओं का सामना भी करना पड़ता है। दिव्यांगता लिंग, जाति और आर्थिक स्थिति के साथ मिलकर और भी अधिक भेदभाव पैदा करती है। स्पेशल चाइल्ड बस स्पेशल परिवार की जिम्मेदारी है, ये सोच ही गलत है। उनकी केयर गिविंग को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक सुनहरे अवसर की। मित्रा ज्योति HSR लेआउट बेंगलुरु, समिट करियर और चेशायर डिसेबिलिटी ट्रस्ट के सहयोग से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अपने ऑनलाइन बैंक परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करते हुए प्रसन्नता महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनके पेशेवर सफर में सशक्त बनाएगा। दोस्तों, ये ऑनलाइन बैंक परीक्षा कोचिंग कार्यक्रम शुरू हो रहा है 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक। दोस्तों, इस प्रोग्राम के लिए दृष्टिबाधित उम्मीदवार, कम दृष्टि या पूर्ण दृष्टि हानि वाले उम्मीदवार, आयु 18 वर्ष और उससे अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना या भारत की केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होना जरूरी है। NVDA या JAWS में पारंगत होना जरूरी है। ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप तक पहुंच होनी चाहिए। अंग्रेजी लिखित और बोली जाने वाली दोनों में ही प्रवीणता अनिवार्य है। कोर्स का प्रारूप है 10 सप्ताह का कोर्स होगा। कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ली जाएंगी। पंजीकरण के लिए आप फोन कर सकते हैं मित्रा ज्योति को 08022587623 या 08022587625 पर, एक्सटेंशन 1919 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच आप कॉल भी कर सकते हैं। पात्रता निर्धारित करने के लिए बुधवार 16 अक्टूबर को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का समय उम्मीदवारों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2024। पंजीकरण के समय आपको mjcoaching@mitrajyoti.org स्पेलिंग नोट करें, mjcoaching@mitrajyoti.org पर कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जो कि है मूल दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, UTID कार्ड, शिक्षा अंक कार्ड और पासपोर्ट आकार की तस्वीर। दोस्तों, आपको बता दें कि मित्रा ज्योति 1990 में गठित एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट है।
मित्रा ज्योति पिछले 34 वर्षों से सामान्य रूप से विकलांग लोगों और विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करती है, जिससे उन्हें स्वतंत्र जीवन में सक्षम बनाया जा सके। मित्रा ज्योति के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक हैं। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति BV नागरत्ना के स्टेटमेंट के बारे में। विकलांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारकों की परामर्श बैठक में विकलांग बच्चों के लिए बाधाओं को समाप्त करने और उन्हें समाज में बेहतर तरीके से समाहित करने के लिए केंद्रीय नीति सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ये आयोजन सुप्रीम कोर्ट की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य था विकलांग बच्चों के अधिकारों और आवश्यकताओं पर चर्चा करना। उद्घाटन संबोधन में न्यायमूर्ति नागरत्ना ने विकलांगता से संबंधित नीतियों को व्यापक शोध और सटीक आंकड़ों पर आधारित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा, सीमित संसाधनों और अनेक प्राथमिकताओं की दुनिया में ये आवश्यक है कि हमारे दृष्टिकोण सूचित हो और विचारशील हो। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा भी किया गया स्टेटमेंट हमने अभी कवर किया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने उन विभिन्न सामाजिक बाधाओं पर प्रकाश डाला जो विकलांग बच्चों की पूर्ण भागीदारी में बाधक हैं, जिनमें सेवाओं की अनुपलब्धता, सहायक तकनीक की कमी और देखभालकर्ताओं के लिए अपर्याप्त समर्थन शामिल है। उन्होंने कहा कि इन बाधाओं को दूर करना न केवल समान अवसर प्रदान करने के लिए है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी है कि ये बच्चे सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनकर एक संतोषजनक जीवन जी सके। उन्होंने विकलांग बच्चों को न्याय दिलाने और ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से शिक्षण और बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों को उनके हालात के लिए अपराधी न ठहराया जाए, इसलिए सरकारी विभागों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म बर्लिन के बारे में। ये फिल्म है एक संदिग्ध के बारे में जो सुन या बोल नहीं सकता।
जिसका नाम है अशोक। इसका किरदार निभाया है इशफाक सिंह ने। सुनने बोलने में अक्षम अशोक सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ पुष्किन वर्मा के साथ मिलकर एक खुफिया प्लान रचते हैं। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ का रोल निभाया है अपार शक्ति खुराना ने और साथ ही इन दोनों को डराने वाले अधिकारी का किरदार निभाया है राहुल बोस ने। अधिकारी का नाम सौंधी है। ये कहानी इन तीनों की पूछताछ के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, फिल्म मेकर अतुल के लिए इसका विचार मुंबई के एक कैफे में आया जो लोखंडवाला में है। ये कैफे सुनने बोलने में अक्षम कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पर सिर्फ सुनने बोलने में अक्षम लोगों को ही काम दिया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर दूसरी टेबल पर एक फिल्म दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि वहाँ वेटर बहुत ही चहकने वाले थे। वो इस बात की परवाह किए बिना आपसे बातचीत करने की कोशिश करते थे कि आप सांकेतिक भाषा जानते हैं या नहीं। इस अटेंडेंट की उत्सुकता ने अशोक को जन्म दिया और मैंने सोचना शुरू किया कि क्या होगा अगर इन वेटर्स में से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो फिल्म उद्योग में प्रवेश करना चाहता हो। दोस्तों, फिल्म बर्लिन में एक कैफे दिखाया गया है और इस छोटी सी जगह पर एजेंसीज के खुफिया अधिकारियों के रहस्यों का आदान प्रदान किया जाता है और मूक बधिर सर्वर्स टेबलों के बीच दीवार होते हैं। इन अटेंडेंट्स में से एक है अशोक, जो जासूसों की इस दुनिया से आकर्षित होकर एक रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है और अंततः सत्य के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। ये फिल्म अतुल की लघु कथा द डेसिफर से निकली है, जिसे सुनने या बोलने में अक्षम वेटर के नजरिए से बताया गया है। अशोक के दृष्टिकोण से ये फिल्म मूक होनी चाहिए थी, इसीलिए इस फिल्म को पुष्किन की नजर से देखा गया है, जो एक विनम्र सांकेतिक भाषा शिक्षक है जिनका किरदार अपार शक्ति खुराना ने निभाया है। अतुल बताते हैं कि मेरा एक सहपाठी था जिसका नाम पुष्किन वर्मा था और आगे वे कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ जब एक भारतीय माता पिता ने अपने बच्चे का नाम रूसी लेखक के नाम पर रखा। दोस्तों, क्या आपका कोई परिचित विकलांगता के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में संघर्ष कर रहा है? स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है, फिर भी विकलांग लोगों में से कई निजी बीमा और आयुष्मान भारत जैसी सार्वजनिक योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसमें बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, राष्ट्रीय विकलांगता नेटवर्क में इन चुनौतियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है। आपके अनुभव समान स्वास्थ्य सेवा पहुंच की वकालत करने के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और स्वास्थ्य के अधिकार को पुनः प्राप्त करने में मदद करें। प्रश्नों के लिए कृपया NCPEDP राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर कॉल करें। नंबर है 919958955744। दोस्तों, इससे जुड़ा एक सर्वेक्षण भी आप NCPEDP की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहां पर आपको एक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी कहानी साझा करनी होगी। दोस्तों, अब बारी है रेडियो उड़ान के मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पेजेंट के बारे में सुनने की। रेडियो उड़ान मिस्टर एंड मिस विजनरी सौंदर्य प्रतियोगिता प्रस्तुत करता है, जो दृष्टिबाधित समुदाय की प्रतिभा, आत्मविश्वास और विविधता का जश्न मनाते हैं। पूरी तरह से दृष्टिबाधित पुरुष और महिला, कम दृष्टि वाले पुरुष और महिला दोनों ही श्रेणियों के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। पहले विजेता को मिलेगा 21,000 रुपए और उप विजेता को मिलेगा 11,000 रुपए का प्राइज और साथ ही मिलेगा मीडिया एक्सपोजर और रिकॉग्निशन। दोस्तों, उम्मीदवार की आयु 18 से 35 के बीच हो और उम्मीदवार अविवाहित हो। पूरी तरह से दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले वैध विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन कैसे करें? तो 1 मिनट का वीडियो और फोटो सबमिट करें। अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024। अंतिम कार्यक्रम 16 फरवरी 2025 पंचकुला में होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप जाएं www.radiodon.com पर या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9463668196 पर। कृपया इस ब्यूटी पेजेंट के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी साझा करें। दोस्तों, खबर यूपी से।
यहाँ पर आगामी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को ध्यान में रखकर सिगरा स्टेडियम में तैयारी शुरू हो चुकी है। आसपास फिनिशिंग का काम तेज हो गया है। स्मार्ट सिटी की ओर से इसका निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर होने वाले कार्यक्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों को बुलाने की तैयारी चल रही है। सिगरा का स्टेडियम दिव्यांग फ्रेंडली है और यहाँ जो भी निर्माण कार्य कराया गया है वो दिव्यांगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सड़क से लेकर चौथी मंजिल तक दिव्यांग बगैर किसी सहारे के पहुंच जाएंगे। जगह जगह विशेष प्रकार के टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये यूपी का पहला दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम होगा। इसमें दिव्यांगों के खेल भी होंगे। इसके अलावा शहर को चमकाने में प्रशासन जुट चुका है। गड्ढों को भरने से लेकर लटकते तारों को सही किया जा रहा है। शंकर नेत्रालय के अलावा अन्य कई जन उपयोगी योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। जैसे ही हरी झंडी मिल जाती है तो कार्यक्रम को फाइनल टच दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 20 के आसपास पीएम का संभावित कार्यक्रम बन रहा है, इसलिए जो ऊपर के दिशा निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। वहीं भाजपा में भी हलचल बढ़ गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अपने अपने विधानसभाओं में सक्रिय हो गए हैं। इस बार भी पीएम के भव्य स्वागत की कार्य योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, प्रोग्राम में अब बारी आ चुकी है हमारे नए नवेले सेक्शन की, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE फेसबुक अपडेट्स। आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर विकलांगता जगत से जुड़ा न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स। मैं हूं आपकी होस्ट RJ गौरी और अब हम सुनने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से ऑथेंटिक फेसबुक अपडेट्स। तो डिपार्टमेंट की तरफ से पहली फेसबुक अपडेट आती है भारतीय पैरा तैराक रीमो साह के बारे में। भारतीय पैरा तैराक रीमो साह को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई है, जिसमें रीमो का सम्मान करते हुए विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल को साफ साफ देखा जा सकता है। डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट में आगे कहते हैं कि रीमो ने अपने आत्मविश्वास, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति से तैराकी में एक नया मानक स्थापित किया है। सम्मान समारोह में श्री अग्रवाल ने रीमो की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां न केवल दिव्यांगजनों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने रीमो को भविष्य की सभी चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त की कि उनका साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। डिपार्टमेंट इस अगली पोस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के बारे में लिखते हैं। वे लिखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर ने अपने स्थापना दिवस 2 अक्टूबर 2024 के अवसर पर स्वच्छता माह के अंतर्गत विशेष स्वच्छता रैली का आयोजन किया। मुरैना रोड चौराहे से शुरू हुई इस जागरूकता रैली में 150 व्हील चेयर दिव्यांग खिलाड़ी, राष्ट्रीय प्रबंधक, रेफरी, कोच और समाज सेवी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्वालियर के अनुभवी दंडाधिकारी अतुल कुमार सिंह थे। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक श्री विनीत सिंगल ने प्रशिक्षण केंद्र के 1 वर्ष के सफल सफर पर चर्चा करते हुए भविष्य के लिए प्रेरक लक्ष्य निर्धारित किए। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ कार्यक्रम की काफी उत्साहवर्धक तस्वीरें भी साझा की गई, जिसमें सभी व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं को उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, श्री BL वर्मा, माननीय राज्य मंत्री और सचिव श्री राजेश अग्रवाल के साथ 1 अक्टूबर 2024 को
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान का दौरा किया गया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 108वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की, हाउस कीपिंग स्टाफ की सराहना की और #स्वच्छता अभियान 4.0 के दौरान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए। गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रीय संस्थान में पहली 3D प्रिंटिंग P&O लैब और दृष्टिबाधित दिव्यांग जनों के लिए कैनरी ऐप का भी उद्घाटन किया। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने एक महत्वपूर्ण हैशटैग इस पोस्ट के साथ साझा किया है, जो है #एक पेड़ मां के नाम। साथ ही यहाँ पर जो तस्वीरें साझा की गई हैं, उनमें गणमान्य लोग हल्की मुस्कान के साथ पौधे लगाने की विधि को करते हुए नजर आते हैं। अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, महात्मा गांधी के स्वच्छता मंत्र को अपनाकर हम सभी अपने राष्ट्र को स्वच्छ और समृद्ध बनाएंगे। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाएं और देश की प्रगति में योगदान दें। #स्वच्छता ही सेवा। इसके साथ एक ग्राफिक साझा करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, हम सब की जिम्मेदारी। इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंट साझा करते हैं जानकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग जन संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष माता के नाम एवं स्वच्छता सेवा समारोह में ग्रिड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के साथ। इस पोस्ट में उद्घाटन से जुड़ी तमाम तस्वीरें साझा की गई है, जिसमें वृक्षारोपण के सहित कार्यक्रम का अनावरण करते हुए मान्यवर नजर आते हैं। अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं, पीड़ित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन संस्थान द्वारा आयोजित #स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के साथ परिसर का निरीक्षण किया गया। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ निरीक्षण के समय की तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें मान्यवर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के साथ सभी अधिकारी निरीक्षण में हिस्सा लेते नजर आते हैं। आइए सुनते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट, शिक्षा एवं समाज सेवा के एक नए युग की शुरुआत। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE नई दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा आज विशेष शिक्षा एवं दिव्यांग पुनर्वास बोर्ड के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि शारीरिक चुनौतियां कभी भी शिक्षा प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकती। हमारे विद्यार्थी न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि समाज सेवा के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने भी विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि शिक्षा ही समाज के सशक्तिकरण का आधार है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने उपस्थित विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा एवं दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा इन पाठ्यक्रमों का गंभीरता से अध्ययन करने की सलाह भी दी। RCI ने इस कार्यक्रम में 2 नए पाठ्यक्रम ISI TEP और BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑनर्स लॉन्च किए हैं। डिपार्टमेंट अपनी अगली फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, सहायक श्रवण यंत्रों से दिव्यांगों के जीवन में नई उम्मीदों और खुशियों की गूंज। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE अधीनस्थ संस्था एलिम्को द्वारा निःशुल्क उपकरण प्रत्यारोपण से जीवन में आत्मविश्वास और उत्साह की वृद्धि दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। #सशक्त भारत समर्थ भारत। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एलिम्को से सहायता लेते हुए हियरिंग एड प्राप्त करने की कहानी साझा की गई है।
वीडियो में डिपार्टमेंट लिखते हैं, ये वरिष्ठ नागरिक आज अपनी सुनने की समस्या लेकर एपीओसी एमली को कानपुर में आए और अपनी समस्या को हमारे श्रवण विशेषज्ञ के साथ साझा किया। पूरी समस्या सुनने के बाद इनकी कानों की जांच करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न टेस्ट के माध्यम से इनके बाहरी और मध्य कान की जांच की गई। इसके बाद इनकी सुनने की क्षमता की जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार इनको मध्यम गंभीर सुनने की बीमारी थी। हियरिंग लॉस के अनुसार इनको बीटीई कान की मशीन भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत निःशुल्क फिट कराई गई और कान की मशीन के रखरखाव और प्रयोग से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अब ये पहले से बेहतर सुन सकते हैं और इन्होंने एलिम्को को इस सहायता के लिए धन्यवाद दिया है। डिपार्टमेंट अपनी अगली पोस्ट में बताते हैं कि पुणे में आयोजित हुआ दिव्य कला मेला। पुणे में दिव्य कला मेला आम लोगों के बीच भी अपनी खास पहचान बना रहा है। ये अनूठा मंच #दिव्य कला मेला दिव्यांग जनों की रचनात्मकता और कौशल को उजागर करता है और उनकी अनूठी क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। रचनात्मकता का ये उत्सव सीमाओं से परे जाकर दिव्यांग उद्यमियों की प्रतिभा और असाधारण काम को पहचान देता है जिसके वे हकदार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिव्य कला मेला को मीडिया में काफी कवरेज मिला है, जिसके फोटोग्राफ्स डिपार्टमेंट ने साझा किए हैं इस पोस्ट के साथ ही पता चलता है कि ये दिव्य कला मेला पुणे में आयोजित हो रहा है 6 अक्टूबर तक। तो दोस्तों, ये था आज का NCPEDP MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन। दोस्तों, आशा करते हैं कि प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और इस सेक्शन के तहत मिलने वाली ऑथेंटिक जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिल रहा होगा। तो आइए इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं आज के शो की हेडलाइंस। भारत का पहला पूर्ण रूप से सुलभ इंडोर नेविगेशन ऐप हुआ लॉन्च। नीट क्रैक करने के बाद भी नहीं मिला MBBS में एडमिशन, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। हाई कोर्ट ने एम्स को दिए निर्देश। BBC के विकलांग पत्रकार ने विमान के फर्श पर शौचालय में जाने के लिए मजबूर होने के बारे में किया पोस्ट। CJI ने कहा, न्याय व्यवस्था दिव्यांग बच्चों की परेशानियां समझे। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने विकलांग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु नीति सुधारों पर डाला प्रकाश। सुनेंगे फिल्म बर्लिन के बारे में। सुनेंगे NCPEDP राष्ट्रीय हेल्पलाइन के बारे में। रेडियो उड़ान लेकर आए हैं मिस्टर एंड मिस विजनरी ब्यूटी पेजेंट। PM के कार्यक्रम में आएंगे दिव्यांग खिलाड़ी। यूपी के पहले दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम की देंगे सौगात।